प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लास्ट क्लास के बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम स्थिति नंबर 4 पढ़ रहे थे, जो क्या थी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब स्मॉल q आवेश से आवेशित कण को लंबवत गतिशील कराया जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण पर अधिकतम बल आरोपित करता है, जिसका मान होता है QVB। जिसका मान क्या होता है? QVB। इस बल के कारण आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे इसका पथ वृत्ताकार क्यों होता है, और वृत्ताकार होता है तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, इसके वेग का मान क्या होगा, आवर्तकाल का मान क्या होगा, आवृत्ति का मान क्या होगा, कोणीय आवृत्ति का मान क्या होगा, और एक अन्य स्थिति पढ़ेंगे, स्थिति नंबर 5। ठीक है बेटा, आप लोग भली बात ही जानते हो, स्मॉल q आवेश से आवेशित कण b चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील हो, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर एक बल आरोपित करता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। उसका मान होता है F बराबर QVB sin थीटा। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, तो इसका सदिश निरूपण कर सकते हैं। इसका सदिश निरूपण होता है F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बेटा, चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी, बिल्कुल इसकी दिशा होती है, और इसकी दिशा होती है V व B से मिलकर बने तल के लंबवत। चुंबकीय बल की दिशा कहाँ होती है? V व B से मिलकर बने तल के लंबवत। और इसकी दिशा का निर्धारण भी कर सकते हैं, और इसकी दिशा का निर्धारण हम दो नियमों की सहायता से करते हैं। मैं आप लोगों को दोनों नियम बताता हूँ, दोनों ही नियमों को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। एक नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक है बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। सर्वप्रथम हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझते हैं। इस नियम के अनुसार बाईं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी उंगली को और मध्यमिका उंगली को इस प्रकार फैलाया जाए, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमिका उंगली आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक बार फिर बता देता हूं, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमिका उंगली आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब बेटे दाएं हाथ का नियम समझो। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, दाहिने हाथ की उंगलियां एक साथ हो, और दाहिने हाथ की उंगलियों से लंबवत दाहिने हाथ का अंगूठा हो, और दाहिने हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, और दाहिने हाथ का अंगूठा आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। तब हथेली जिस दिशा में धक्का देगी, हथेली के धक्के देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। मैं दोनों नियमों को यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ। सर्वप्रथम बेटा मैं दाएं हाथ के नियम को अप्लाई करता हूँ। ये आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील है, ठीक है, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को मैंने क्रॉस से प्रदर्शित कर रखा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है। बोर्ड के लंबवत कहाँ है? अंदर की ओर। आप लोग कागज पे वर्क कर रहे हो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। आप लोग ऐसा मान सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, और आवेशित कण इस प्रकार से गति कर रहा है, तो इसके लंबवत हुआ या नहीं हुआ? ठीक है बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बल आरोपित करेगा। बल की दिशा क्या होगी उसका निर्धारण करते हैं हम दाहिने हाथ के नियम से। तो दाहिने हाथ के नियम को अप्लाई करते हैं। दाहिने हाथ की उंगलियां कहाँ करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है। दाहिने हाथ के अंगूठे को कहाँ करेंगे? आवेशित कण की गति की दिशा में। आवेशित कण की गति इधर ही तो हो रही है, तो इस नियम को ऐसे ही अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हो गया अप्लाई। अब हथेली धक्का कहाँ दे रही है? ऊपर की ओर। सोचो बेटा कुछ देर के लिए, कोई व्यक्ति इधर की तरफ भाग रहा है, रेस कर रहा है, और इधर से हम उसको धक्का दे, तो वो व्यक्ति इस दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा? हल्का सा उसका पथ वृत्ताकार होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब तक बल का उसके ऊपर प्रभाव होगा, उसका जो पथ होगा वो विचलित हो जाएगा, हल्का सा वृत्ताकार हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही संभलेगा, फिर वो उसी दिशा में भागने लग जाएगा। लेकिन यहाँ बेटा
इधर भी चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी बल लगाएगा। यहाँ किस दिशा में बल लगेगा, यहाँ भी हम दाहिने हाथ के नियम को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, उंगलियां कहाँ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा कहाँ होगा, आवेशित कण की गति की दिशा में। फिर देखते हैं हथेली किस दिशा में धक्का देगी, वही चुंबकीय बल की दिशा होगी। इस बार ये नियम ऐसे अप्लाई होगा, उंगलियां हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा हो गया आवेशित कण की गति की दिशा में। अब हथेली धक्का कहाँ दे रही है, इधर दे रही है, नहीं दे रही है, तो फिर उस व्यक्ति का पथ घूम जाएगा, हल्का सा वृत्ताकार हो जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद फिर वो तो सीधी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र है तो देखते हैं उसके ऊपर बल कहाँ लगेगा। तो यहाँ ये नियम ऐसे अप्लाई होगा, क्योंकि उंगलियां हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा हो गया आवेशित कण की गति की दिशा में, हथेली धक्का कहाँ दे रही है, नीचे की ओर, तो फिर यहाँ से उसका पथ ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ अप्लाई करके देखो, देखो बेटा उंगलियां कहाँ होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा कहाँ हो गया आवेशित कण की गति की दिशा में, हथेली धक्का इधर दे रही है तो वो फिर ऐसे घूम जाएगा। तो बताओ आवेशित कण का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कैसा पथ हो गया, वृत्ताकार। कैसा पथ हो गया, वृत्ताकार। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वृत्ताकार पथ में जरूरी थोड़ी ना है, जब उस पे यहाँ से धक्का लगा चुंबकीय बल का तो वो दीर्घवृत्ताकार भी हो सकता है, परवलयकार भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेकिन इसके लिए भी एक बात आप लोगों को याद रखनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल क्यू आवेश से आवेशित कण पर बल लगाता है, उसके वेग को परिवर्तित नहीं करता। भाई यहां से यहां तक यदि वो विवेक से गतिशील है तो इस वृत्ताकार पथ में भी वो विवेक से गतिशील होगा। पहली बात, उसके वेग को चुंबकीय बल परिवर्तित नहीं करेगा। दूसरी बात, यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान। यदि वेग परिवर्तित हो और चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो तो उसका पथ परवलयकार भी हो सकता है और दीर्घवृत्ताकार भी हो सकता है। यदि आवेशित कण का वेग परिवर्तित नहीं हो और चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित नहीं हो और आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील हो तो उसका पथ वृत्ताकार ही होगा। उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। मैंने दिशा आप लोगों को समझा दी है दाहिने हाथ के नियम से। बाएं हाथ के नियम को भी मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं इस पॉइंट पर। बाईं हाथ का नियम कैसे अप्लाई होगा, इस प्रकार, ये तर्जनी उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, ये मध्यमिका उंगली है, ये आवेशित कण की गति की दिशा में होगी। फिर अंगूठा जिस दिशा में होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो नियम को अप्लाई करो, नियम ऐसे अप्लाई होगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है और जो आवेशित कण की गति की दिशा है वो ऐसे है। अब देखो ये अंगूठा कहाँ है, ऊपर की ओर है या नहीं है, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। फिर यहाँ इन चारों पॉइंटों पर हम यदि इस नियम को अप्लाई करेंगे तो ये नियम भी सेम इसी प्रकार से अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये हुआ, आवेशित कण जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील होगा तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। मान लेते हैं स्मॉल m द्रव्यमान के कण को स्मॉल q आवेश देकर हमने आवेशित किया था और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील कराया था, तब उसका पथ वृत्ताकार हो गया और उसके पथ की त्रिज्या स्मॉल r है। कितनी है, स्मॉल r। तो उसकी त्रिज्या का मान कितना होगा, उसे निकालते हैं। ध्यान दे बेटा, यहां आवेशित कण कैसे पथ में घूम रहे हैं, वृत्ताकार पथ में। और वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की। ठीक है बेटा, अब आप लोग बताओ ये आवेशित कण वृत्ताकार पथ में कौन से बल के कारण घूम रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र ने इसके ऊपर आरोपित किया और जो अधिकतम बल है, यही तो बल है जिसके कारण ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। और ये कौन सा बल है, चुंबकीय बल। तो बेटा चुंबकीय बल के कारण इस आवेशित कण को अभिकेंद्रीय बल प्रदान हुआ। तो चुंबकीय बल किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के। और यदि कण का द्रव्यमान m हो, वेग v हो और त्रिज्या स्मॉल r हो तो अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होगा, mv² बटे स्मॉल r। और चुंबकीय बल का मान हम ऑलरेडी जानते हैं कितना है, qvb। तो बेटा v से v कैंसिल हो जाएगा, इसके बटे में एक मान लो, नीचे वाली राशि को ऊपर, ऊपर वाली राशि को नीचे कर देते हैं। तो स्मॉल r बटे mv बराबर 1 बटे qv। अपने को किसका मान चाहिए, स्मॉल r का, तो mv का पक्षांतर कर दो, mv बटे में तो गुणा में चला जाएगा, यह आ जाएगा mv बटे qv। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का मान आ गया। चाहो तो यहाँ से वेग का भी मान निकाल सकते हो, v का मान, तो क्या आ जाएगा बेटा, qb स्मॉल r बटे m। ये वेग का मान आ गया। अब हम आवर्तकाल निकालते हैं।
आवर्तकाल क्या है बेटा? आवेशित कण एक चक्र पूरा कितने समय में लगाता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो आवर्तकाल एक प्रकार का समय ही है बेटा। समय को हम कैसे निकालते हैं? समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे 4। तो एक वृत्ताकार पथ में जो दूरी होगी वो उसकी परिधि के बराबर होगी, और इसकी परिधि कितनी होगी? 2πr, और 4 कितनी है इसकी? v। स्मॉल r का मान यहां से रख देते हैं त्रिज्या का 2π/v, और r की जगह आ जाएगा mv/qv। तो v से v कट गया, आवर्तकाल का मान आ गया 2πm/qv। अब बेटा इसकी आवृत्ति निकाल देते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवर्तकाल का जो मान आया इसे उल्टा कर दो, तो आवृत्ति का मान आ जाएगा qb/2πm। कोणीय आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो 2π एज इट इज रहने दो, f की जगह f का मान रख दो, और f का मान क्या है? qb/2πm। तो 2π से 2π कट गया, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? qb/m। ये आ गई कोणीय आवृत्ति। बेटा हम इसकी गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी ऊर्जा से गतिशील होगा। काइनेटिक एनर्जी ये होता है बेटा 12mv²। तो 12mv का मान यहां से रख देंगे, ये v का मान है बेटा, स्क्वायर के रूप में रखेंगे, तो ये हो जाएगा q² b² r² q² b² r² एक m से m कट जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा 12q² b² r²/m। क्लियर बेटा? चौथी स्थिति कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्थिति नंबर 5 पढ़ते हैं। बेटा अब हम स्थिति नंबर 5 पढ़ते हैं। P चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल q आवेश से आवेशित कण थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील हो, और थीटा कोण की स्थिति भी दे रखी है। थीटा कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर कितना बल आरोपित करेगा, या आवेशित कण का पथ क्या होगा। तो बेटा ध्यान दें, सर्वप्रथम हम वेग को घटकों में बांटेंगे, और वेग के कितने घटक बनेंगे? 2। एक तो बनेगा ऊर्ध्वाधर और एक बनेगा क्षैतिज। जिसके साथ थीटा होता है वहां कॉस आएगा, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं होता वहां साइन आएगा। और जब भी किसी भौतिक राशि को घटकों में बांटा जाए उस भौतिक राशि का इंपोर्टेंट खत्म हो जाता है, अर्थात इस वेग का इंपोर्टेंट खत्म हो गया, और ये वेग 2 घटकों में बढ़ गया। एक तो बढ़ गया v cos थीटा में, और एक बढ़ गया v sin थीटा में। अब बेटा ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है और v cos थीटा घटक की दिशा भी यही है, तो इनके मध्य जो कोण होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री का। और जब कोण 0 डिग्री का हो तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर कोई बल आरोपित नहीं करेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर बल आरोपित नहीं करेगा तो वो उसी दिशा में निरंतर गतिशील होगा। इस प्रकार ये घटक रेखीय गति करेगा। कैसी गति करेगा? रेखीय, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर कोई बल आरोपित नहीं है। और बेटा जो v sin थीटा घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है। चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ है? लंबवत घटक है। अभी हमने पढ़ा केस नंबर 4 में, क्या पढ़ा था? जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो तो चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर सर्वाधिक बल लगाता है QEB, जिसके कारण उस आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है। तो बेटा इस घटक का जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा, जिसके कारण ये वृत्ताकार पथ में गति करेगा। कैसे पथ में गति करेगा? वृत्ताकार पथ में। दोबारा समझे, वेग को हमने कितने घटकों में बांटा? 2 घटकों में। एक कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक v cos थीटा। एक कौन सा घटक है? v sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक। v cos थीटा जो क्षैतिज घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाएगा, तो वो रेखीय गति करेगा, सीधी गति करेगा। ठीक है।
और v sin थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर सर्वाधिक बल लगाएगा, जिसके कारण इसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा और ये वृत्ताकार पथ में गति करेगा। अब बेटा ये तो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ये सीधी रेखा में गति कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है। इन दोनों की जो परिणामी गति होगी वो कुंडली नुमा हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी? कुंडली नुमा। इन दोनों के कारण जो परिणामी गति होगी वो होगी कुंडली नुमा। ठीक है, यहां भी हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं उन दोनों नियमों की सहायता से। ठीक है, अब बेटा जब ये कुंडली नुमा हो गई तो इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, इसका आवर्तकाल भी निकाला जा सकता है, इसकी आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालते हैं। भाई केस नंबर 4 में हमने जो त्रिज्या निकाली थी वो कितनी आई थी? त्रिज्या का मान आया था स्मॉल r बराबर mv बटे qb। ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान दो, यहां हम त्रिज्या निकाल रहे हैं तो त्रिज्या रेखीय गति के कारण निकलेगी या वृत्ताकार गति के कारण निकलेगी? वृत्ताकार गति के कारण निकलेगी। तो हम कौन सा वेग काम में लेंगे? v cos थीटा वाला या v sin थीटा वाला? v sin थीटा वाला। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं करना, ये जो वेग है वो हमको v sin थीटा वाला लेना है। कुछ क्यों नहीं करना? क्योंकि कण का द्रव्यमान स्मॉल m ही होगा और स्मॉल q आवेश से आवेशित होगा और b चुंबकीय क्षेत्र में वो गतिशील है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है? वेग। और यहाँ वेग कौन सा आएगा? v sin थीटा। क्यों? क्योंकि इस वेग के कारण, वेग के इस घटक के कारण वह वृत्ताकार गति कर रहा है और वृत्ताकार पथ में जब गति करेगा तभी तो त्रिज्या निकलेगी। ठीक है बेटा, अब हम इसका आवर्तकाल निकालते हैं कैपिटल T, और आवर्तकाल उसी सूत्र से निकलेगा बेटा, दूरी बटे 4, और वही वृत्ताकार पथ में जो दूरी तय करेंगे इस प्रकार। कुंडली नुमा है इनकी गति, तो ये ऐसे चल रही है, इस प्रकार से गति कर रही है। तो एक चक्र में कितना समय लगेगा वो इसका आवर्तकाल होगा। और इस प्रकार से जब एक चक्र पूरा करते हैं तो उसकी दूरी एज इसकी परिधि हो जाती है और इसकी परिधि होगी बेटा 2 पाई r, और इसकी चाल क्या होगी? देखो यहां भी हम वृत्ताकार पथ की बात कर रहे हैं और वृत्ताकार पथ की बात करेंगे तो चाल बोलो या वेग बोलो, कौन सा काम में आएगा? साइन थीटा वाला आएगा। तो यह आ जाएगा v साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो आगे भी सरल कर लो इसको। t बराबर 2 पाई, r का मान हम यहां से रख देते हैं mv साइन थीटा बटे qb, और ये बटे का और बच रहा है v साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, v से v कट गया, तो t बराबर आ गया 2 पाई m बटे qb। आवर्तकाल आ गया तो हम इसकी आवृत्ति भी निकाल देते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, तो आवृत्ति क्या आ जाएगी इसकी बेटा? qb बटे 2 पाई m। आवृत्ति निकाल दी तो कोणीय आवृत्ति भी निकाल देते हैं। कोणीय आवृत्ति ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, 2 पाई एज इट आ जाएगा। f की जगह f का मान रख देंगे, qb बटे 2 पाई m, 2 पाई से 2 पाई घट गया तो कोणीय आवृत्ति आ गई qb बटे m। ठीक है बेटा, यहां तक। यहां हम चूड़ी अंतराल भी निकालते हैं। चूड़ी अंतराल क्या है वो समझो। भाई ये कुंडली नुमा गति कर रहा है, तो देखो कुंडली नुमा यूं ऐसे चला और ये घूम फिर करके यहां आ गई। सिंपल फॉर्म में बताऊं, आप लोगों ने पेच कसा होगा, पेच में डिबरी भी कसी होगी, जिसे आप लोग बुल्ट वगैरह बोलते हैं। तो बुल्ट को यहां से पकड़ो और पूरा एक बार घुमा करके जिस स्थिति से आपने घुमाना स्टार्ट किया उसी स्थिति में लेके आओ, तो वो एक चूड़ी आगे चला जाता है। पेच में जो चूड़ियां होती है वो एक चूड़ी आगे चला जाता है। तो हमने उसको ऐसे कसना, यहां से कसना स्टार्ट किया तो वो कस करके यहां चला जाता है, यहां से स्टार्ट किया तो यहां चला जाता है। तो यहां जो सीधी रेखा में जो दूरी तय की है उसे उसका चूड़ी अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसका चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल एक प्रकार की दूरी होगी, और दूरी को कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय। अब ये सीधी रेखा की दूरी है बेटा, तो बताओ यहां वृत्ताकार गति की बात करेंगे, रेखीय गति की बात करेंगे? रेखीय गति की बात करेंगे। तो रेखीय गति में चाल या रेखीय गति में वेग क्या है? v cos थीटा।
सूत्र लिख देता हूं पहले मैं, दूरी गुणा समय। चूड़ी अंतराल को अक्सर एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। दूरी सीधी दूरी होगी, सीधी दूरी का मतलब रेखीय गति होगी, और रेखीय गति का मतलब क्या होगा, v cos थीटा गुणा समय। अब देखो बेटा, वो घुमा तो ऐसे है ना, मतलब उसको पूरे को एक वृत्ताकार पथ में घुमाया, पूरा एक चक्कर कटाया, तभी तो आगे गए। तो वृत्ताकार पथ में घूमने का मतलब समय कौन सा समय हो गया, आवर्तकाल। आवर्तकाल बोले तो कैपिटल टी। आवर्तकाल कैपिटल टी का मान हम यहां से भी रख सकते हैं, तो आगे भी इसको सरल कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2 पाई m बटे QV। यहां तक आ जाएगा बेटा। ये टॉपिक पूर्णतः क्लियर हो गया है। टॉपिक बहुत अच्छा है, तीनों वीडियो को आप लोग साथ देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।